वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग कॉरिडोर। माय नेम इज स्वाति नेगी और आज की वीडियो में हम समझेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में समझा था और इस वीडियो में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है। सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है wherein the samples are gathered in a process that does not give all the individuals in the population equal chance of being selected in the sample. So ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे सैंपल्स को गैदर किया जाता है ऐसी प्रोसेस से जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स हैं, जो एलिमेंट है, उनको हर एक एलिमेंट को इक्वल चांस नहीं मिलता है कि उनको सेलेक्ट किया जाए एज अ सैंपल, राइट। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग एवरी सब्जेक्ट डज नॉट हैव इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड। मतलब ये एक ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक है जहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को इक्वल चांस नहीं मिलता सेलेक्ट होने का, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे सेलेक्ट हो रहे हैं, एलिमेंट्स का मतलब इंडिविजुअल। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो कैसे सेलेक्ट हो रहे हैं, एलिमेंट्स आर चोजन बाय चॉइस। मतलब यहाँ पे जो रिसर्चर है वो जो एलिमेंट्स को चूज कर रहा है, जिन इंडिविजुअल्स को चूज कर रहा है अपनी रिसर्च स्टडी के लिए, तो कैसे कर रहा है, बाय चॉइस, अपनी मर्जी से कर रहा है, अपनी चॉइस से कर रहा है, नॉट बाय चांस, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिसर्चर की चॉइस है कि वो किसको लेना चाहता है और किसको लेना नहीं चाहता है, through non-random sampling methods, right? It is believed that non-random methods of sampling are more likely to produce a biased sample than random methods। और ये माना जाता है, इसको बिलीव किया जाता है कि जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है उसमें बायसनेस के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, राइट। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यही होता है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको इक्वल चांस नहीं मिलता है, राइट। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। अब हम फीचर्स के बारे में समझेंगे। डज नॉट गिव ऑल द इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। तो यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को इक्वल चांस नहीं मिलता है कि उसको सेलेक्ट किया जाए। Most researchers are bound by time, money, and workforce, and because of these limitations, it is difficult to randomly sample the entire population, and it is often necessary to employ another sampling technique। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो रिसर्चर्स होते हैं उनके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, उनके पास कम पैसा होता है या फिर उनके पास मैन पावर इतना नहीं है, जिसकी वजह से वो रैंडम मेथड्स का यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। जो रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है उसका वो यूज नहीं कर पा रहे हैं इंटायर पॉपुलेशन के लिए। तो यहाँ पे वो किस टेक्निक का यूज करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का। जब रिसर्चर के पास टाइम नहीं है, मनी नहीं है या फिर मैन पावर नहीं है। Non-probability samples are usually selected on the basis of their accessibility or by the purposive पर्सनल जजमेंट ऑफ द रिसर्चर। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट होते हैं वो किस बेसिस पे सेलेक्ट होते हैं, या तो एक्सेसिबिलिटी के बेसिस पे कि हाँ वो रिसर्चर को इजिली मिल गए, तो वो इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन के रिसर्चर को इजिली मिल गए तो रिसर्चर ने उनको सेलेक्ट कर लिया, राइट। एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन क्या है, पर्पसिव पर्सनल जजमेंट। मतलब इंडिविजुअल के माइंड में कुछ एक पर्पस फिक्स्ड है और उस पर्पस के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल उसको सही लग रहा है उसने उसको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, राइट। तो ये थ्री मेन फीचर्स है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। तो सबसे पहला यूज है, सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक रिसर्चर तभी रियलाइज करता है जब रिसर्चर को शो करना हो कि पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट इज it can also be utilized when the researcher targets to make a qualitative pilot or exploratory study। सो आपको पता होगा कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज है उनमें जो भी डेटा कलेक्शन हम करते हैं वो नैरेटिव फॉर्म में करते हैं, राइट। तो रिसर्चर कोशिश करता है कि वो उससे डेटा कलेक्ट करे जो की इन्फॉर्मेंट है, की इन्फॉर्मेंट नहीं, जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, राइट, जो उसको ज्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो उन लोगों को टारगेट करता है, उन लोगों को एज ए सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है जिसके पास क्या है, ज्यादा इंफॉर्मेशन है। तो जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है इसीलिए क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज में यूज की जाती है।
When random sampling is impossible, like when the population is almost limitless, it can also be used. रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक जहाँ पे इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही लिमिट में है, तो पॉपुलेशन बहुत कम है, तो हम वहाँ पे कैसे रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक यूज करें? तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, जब हमारी पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड है. Moreover, when the research does not aim to produce results that will be utilized to generate generalization pertaining to the entire population, it can be used. तो researcher जो है वो तब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टेक्निक का यूज करता है जब उसको रिजल्ट जो प्रोड्यूस करना है वो कोई जनरलाइजेशन नहीं कर रहा है इंटायर पॉपुलेशन का, राइट? जनरलाइजेशन मतलब कि हाँ, जो हमने सैंपल्स लिए, उन सैंपल्स में से जो भी कंक्लूजन निकला तो वो हम क्या करते हैं, उसको जनरलाइज करते हैं उस पूरी इंटायर पॉपुलेशन के लिए. बट जब रिसर्चर का ऐसा कुछ एम नहीं है जनरलाइजेशन का, तब रिसर्चर कौन सी टेक्निक का यूज कर सकता है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का यूज. नेक्स्ट है, इन एडिशन व्हेन द रिसर्चर हैज गॉट लिमिटेड बजट, टाइम एंड वर्कफोर्स. तो जब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक तब रिसर्चर यूज करता है जब बजट उसके पास में क्या है, कम है, उसके पास टाइम नहीं है, और उसके पास मैन पावर की भी क्या है, कमी है, राइट? नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक. सो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक. वन बाय वन वी विल स्टडी देम. फर्स्ट क्या है हमारी? पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक. सेकंड इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक. थर्ड इज वॉलंटियर. फोर्थ इज consecutive. फिफ्थ इज कोटा. सिक्स इज स्नोबॉल एंड लास्ट इज जिनोलॉजी सैम्पलिंग टेक्निक. तो एक एक करके हम इन सभी सैम्पलिंग टेक्निक को पढ़ेंगे. तो सबसे पहला आता है हमारा पर्पसिव सैम्पलिंग technique. So subjects are chosen to be a part of the sample with a specific purpose in mind. So यहाँ पे जो researcher है वो कुछ specific purpose को mind में रखते हुए ही subjects को क्या करेगा? choose करेगा. The researcher believes that subjects are fit for research compared to other individuals. और वो उन्हीं को subjects as a subject select करेगा जो क्या है, उसको लगता है कि research other individuals से क्या है, better है. This is the reason why they are purposely chosen as subjects. Means जो researcher जिस भी individual को fit समझता है अपनी research के लिए, वो उसको क्या कर लेता है, select कर देता है. For example, the researcher want to study the lived experiences of post-disaster depression among people living in earthquake-affected areas of Gujarat. तो यहाँ पे जो एक researcher है, वो एक study conduct कर रहा है कि गुजरात में जो लोग affect हुए और उनमें जो जिनको अफेक्ट होने के बाद जिनको पोस्ट डिजास्टर डिप्रेशन हुआ, उनका लिव्ड एक्सपीरियंस कैसा है, राइट? तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो कौन सी टेक्निक का यूज कर रहा है? पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक का यूज कर रहा है, क्योंकि उसको डेटा कलेक्शन किससे करना है, उसको सब्जेक्ट्स कैसे चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स उसको चाहिए? जो अर्थक्वेक से अफेक्ट हुए, जो विक्टिम्स है अर्थक्वेक डिजास्टर अर्थक्वेक के, प्लस जिन्होंने अर्थक्वेक के बाद किस चीज को सफर किया है, पोस्ट डिजास्टर डिप्रेशन को सफर किया है, जिनको आफ्टर अर्थक्वेक क्या हुआ, पोस्ट डिजास्टर डिप्रेशन हुआ, right? For this study, the researchers selected only those people who fulfill the criteria as well as particular subjects that are typical and representative part of population as per the knowledge of the researcher. तो यहाँ पे स्टडी के लिए रिसर्चर ने कौन से सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया जो इंक्लूजन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं. इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या था कि वो विक्टिम होना चाहिए अर्थक्वेक डिजास्टर का, प्लस उनको क्या होना चाहिए, पोस्ट डिजास्टर डिप्रेशन होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे वो इंक्लूजन क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, उन्हीं को रिसर्चर ने क्या किया है, सेलेक्ट किया है. नेक्स्ट है, रिसर्चर माइट डिसाइड पर्पसली टू सेलेक्ट सब्जेक्ट्स हु आर जज्ड और बिलीव टू बी अ टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एक्सेसिबल पॉपुलेशन. सो रिसर्चर उनको सेलेक्ट कर सकता है, उन सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकता है जो उसको लगता है कि हाँ ये पॉपुलेशन को क्या कर पा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं. Particular experts who have in-depth knowledge about the accessible population in the study may be asked to provide help to select the sample in purposive sampling technique. तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो दूसरे एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकता है जिनको इन डेप्थ नॉलेज हो कि उन्हें किन सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना चाहिए. सो नेक्स्ट है यूज ऑफ पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक. पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं? used when a limited number of individual possess the trait of interest. पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक वहाँ यूज की जाती है जहाँ पे लिमिटेड लोगों के पास में क्या हो, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो, राइट? Viable sampling technique in obtaining information from a very
वेरी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। और जहाँ पे मतलब जो रिसर्चर है उसको एक स्पेसिफिक ग्रुप से क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल से, तो हम क्या करते हैं, पर्पजिव सैम्पलिंग टेक्निक का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के बारे में समझेंगे कि पर्पजिव सैम्पलिंग टेक्निक में जो सैंपल को ड्रॉ करना है वो क्या है, बहुत ही इजी है। ये रिसोर्सेज को सेव करता है क्योंकि इसमें कम फील्ड वर्क की जरूरत है, क्योंकि रिसर्चर को जो ठीक लग रहा है, जिसको लग रहा है कि हाँ ये मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकता है, या उसको लगता है कि हाँ ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो रिसर्चर उसको क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है। वो यहाँ पे किसी भी रैंडम मेथड का यूज नहीं कर रहा है, तो इससे उसका क्या बच रहे हैं, उसके रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, सेव हो रहा है। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, रिक्वायर कंसिडरेबल नॉलेज अबाउट द पॉपुलेशन। डिसएडवांटेजेस यही है कि यहाँ पे रिसर्चर को पॉपुलेशन के बारे में क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। नॉट ऑलवेज रिलायबल सैंपल एज कॉन्शियस बायसनेस में एग्जिस्ट, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो सैंपल है वो रिलायबल हो, क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्चर सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर रहा है वो चॉइस से सेलेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे बायसनेस के चांसेस क्या हैं। राइट, तो ये है हमारा पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक। So most common of all sampling technique because it is fast, inexpensive, easy and the subjects are readily available. तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन सैम्पलिंग टेक्निक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, इनएक्सपेंसिव है, इसे करना बहुत इजी है, और जिसमें सब्जेक्ट्स क्या है होते हैं हमें इजिली मिल जाते हैं। Subjects are selected due to their convenient accessibility and proximity to the researcher. तो यहाँ पे जो subjects को researcher select कर रहा है वो अपनी convenience के हिसाब से कर रहा है, मतलब जो उसको अपने नियर बाय मिल रहा है, मतलब उसकी proximity में है, मतलब उसको कौन नियर बाय लग रहा है, प्लस कौन कन्वीनियंट है उसके लिए, एक्सेसिबल कौन उसके लिए कितना कन्वीनियंट है। सपोज अगर रिसर्चर जो है वो ओल्ड एज ग्रुप से उसको डेटा कलेक्ट करना है, सपोज वो ऑफिस जाते समय उसको ओल्ड एज लोग मिल रहे हैं तो वो उनसे डेटा कलेक्ट कर रहा है, या फिर वो वॉकिंग के लिए जा रहा है बाहर अर्ली मॉर्निंग, वहां उसको ओल्ड एज पीपल मिल रहे हैं तो वो उनसे डेटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो उसको नियर बाय मिल रहा है, जिसमें उससे कम समय लग रहा है, वो उसको क्या कर ले रहा है, अपना सैंपल सेलेक्ट कर दे रहा है। Moreover, the researcher does not opt for choosing subjects that are representative of the entire population. तो और यहाँ पे जो convenience sampling टेक्निक है, इसमें ऐसा नहीं होता है कि जो भी सब्जेक्ट्स को उसने सेलेक्ट किया है वो इंटायर पॉपुलेशन को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि एक रिसर्चर है जो एक स्टडी कंडक्ट कर रहा है ओल्डर पीपल में, जो कहाँ पे रह रहे हैं, लुधियाना में, ठीक है। तो यहाँ पे रिसर्चर ने ऑब्जर्व किया कि जब वो जो ओल्डर पीपल हैं वो डेली मॉर्निंग वॉक में आते हैं किसी पार्क में, जो उसके घर से क्या है काफी ज्यादा नजदीक है लुधियाना में, तो उसने क्या किया कि उस मॉर्निंग में ही उसने ओल्डर पीपल से क्या कर लिया, डेटा को कलेक्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्चर के लिए डेटा कलेक्ट करना क्या है, बहुत ही ज्यादा इजी है, उसका टाइम बच रहा है, उसका मनी बच रहा है, उसका रिसोर्सेज बच रहे हैं, क्योंकि डेली उस पार्क में क्या आ रहे हैं, ओल्डर पीपल आ रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल है कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक का। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है, रिसर्चर उन लोगों को एज ए सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है जो उसके लिए, जिसको रिक्रूट करना क्या है, बहुत ही ज्यादा ईजी है, जिसमें उसका टाइम भी सेव हो रहा होता है, उसका मनी और रिसोर्सेज सब क्या हो रहे होते हैं, सेव होते हैं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है मोस्टली कब यूज होता है, पायलट स्टडीज में। इन पायलट स्टडीज कन्वीनियंस सैंपल इज यूजली यूज। तो पायलट स्टडीज में मोस्टली कन्वीनियंस सैम्पलिंग का यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो रिसर्चर है वो क्या करता है, यहाँ पे बेसिक डेटा को ऑब्टेन कर सकता है, और उसको जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है रैंडम सैंपल सिलेक्शन में, वो कॉम्प्लिकेशंस उसको फेस करनी नहीं होती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक। सो इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि बहुत ही इजी है, चीप है और इसमें लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग है। ये टाइम बचाती है रिसर्चर का और मनी और रिसोर्सेज को भी सेव करती है। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि मोस्ट ऑब्वियस क्रिटिसिज्म अबाउट कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज सैम्पलिंग बायसनेस, क्योंकि यहाँ पे रिसर्चर को जो उसकी प्रॉक्सिमिटी में है उसको रिसर्चर सेलेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे बायसनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे जिन भी इंडिविजुअल्स को एज ए सैम्पल रिसर्चर ने सेलेक्ट किया है वो इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं।
इट डज नॉट प्रोवाइड द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी, और जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसको सब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। फाइंडिंग जनरेटेड फ्रॉम दी सैंपल कान बी जनरलाइज्ड ऑन दी पॉपुलेशन, और जो भी फाइंडिंग्स होंगी, जो भी रिजल्ट होगा रिसर्च स्टडी का, उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते किसके लिए, होल पॉपुलेशन के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक। अब हम नेक्स्ट सैम्पलिंग पे मूव करते हैं और वो है हमारी वॉलंटियर सैम्पलिंग technique. So target subjects are informed through mass media to participate in study, and interested participant may voluntarily contact researcher to participate in the study. तो volunteer sampling में क्या होता है कि जो भी target subjects होते हैं, जिन जिन target subjects मतलब जिन individuals पे, जिस population पे researcher interested है, तो टारगेट सब्जेक्ट को जो है उनको रिसर्चर मास मीडिया के थ्रू क्या करता है, इन्फॉर्म करता है। मास मीडिया मतलब जैसे फ़ोन हो गया, इंटरनेट हो गया, मेल हो गया, लाइक टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, सब क्या है, मास मीडिया है। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो सब्जेक्ट्स को मास मीडिया के थ्रू इन्फॉर्म कर रहा है कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए। और जो इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनको भी रिसर्च में पार्टिसिपेट करना है, वो वॉलंटरली क्या करेंगे, रिसर्चर को स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए कॉन्टैक्ट करेंगे। एक एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझते हैं कि एक नर्स रिसर्चर जो है वो एक इंटरेस्टेड है एक स्टडी कंडक्ट करने में, और स्टडी वो क्या चेक कर रहा है, इफेक्टिवनेस चेक कर रहा है योगा टेक्निक की, कि क्या ये पर्टिकुलर योगा टेक्निक ब्लड प्रेशर को कम करती है, राइट। तो यहाँ पे रिसर्चर ने क्या किया, एडवर्टीजमेंट दिया न्यूज़पेपर में कि जिन भी पार्टिसिपेंट्स को, जिन भी लोगों को, जिन भी उस पर्टिकुलर टारगेट पीपल को इन्फॉर्म किया कि जिनको भी पार्टिसिपेट करना है रिसर्च स्टडी में, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इस टाइम पे योगा क्लास का शेड्यूल रखा गया, आ सकते हैं, ठीक है। और उनका प्री और पोस्ट असेसमेंट किया जाएगा ब्लड प्रेशर का। तो जो भी ये उसने क्या किया, एडवर्टीजमेंट दिया है न्यूज़पेपर में। तो जो भी इंटरेस्टेड पॉपुलेशन होगी, जो भी इंटरेस्टेड टारगेट सब्जेक्ट्स होंगे, वो क्या करेंगे, वॉलंटरली कांटेक्ट करेंगे रिसर्चर को पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वॉलंटरली सैम्पलिंग में यही होता है कि जो रिसर्चर है वो मास मीडिया के थ्रू टारगेट सब्जेक्ट्स को इन्फॉर्म करता है कि वो जो भी विलिंग है स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो रिसर्चर को कॉन्टैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा advantages and disadvantages of volunteer sampling. So first है advantages of volunteer sampling। तो फर्स्ट है पॉइंट है कॉस्ट इफेक्टिव सैम्पलिंग टेक्निक। कॉस्ट इफेक्टिव सैम्पलिंग टेक्निक का मतलब क्या है कि यहाँ पे कम पैसा लग रहा है, राइट। नीड्स वेरी लिमिटेड एफर्ट्स एंड टाइम टू लोकेट द स्टडी पार्टिसिपेंट्स, और यहाँ पे रिसर्चर का बहुत ही कम एफर्ट्स लग रहे हैं कि उसको पार्टिसिपेंट्स को ढूंढना है, राइट। हेल्प्स टू कलेक्ट लार्ज साइज डेटा इन लिमिटेड टाइम पीरियड, और यहाँ पे जो रिसर्चर है वो लार्ज डेटा को कलेक्ट कर सकता है थोड़े से पीरियड में। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ओनली इंटरेस्टेड पीपल कॉन्टेक्ट टू पार्टिसिपेट, सो देयर आर वेरी चांसेस दैट सैंपल मे नॉट बी अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्टेड पीपल ही पार्टिसिपेंट रिसर्चर को कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस हैं कि जो भी सैंपल मिल रहा है रिसर्चर को, जो भी डेटा मिल रहा है, वो इंटायर पॉपुलेशन को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। Bias because only people who have the access to a particular medium of receiving the researcher published advertisement may get a chance to participate in the study, the rest will be left unrepresented। और यहाँ पे biasness के chances हैं, क्योंकि अगर सपोज किसी के पास में कोई पर्टिकुलर मास मीडिया नहीं है, तो उन लोगों को तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और वो रिसर्च स्टडी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम रिसर्चर उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि स्टडी में पार्टिसिपेट करना है। तो अगर सपोज रिसर्चर ने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया इन्फॉर्मेशन, तो अगर जिन लोगों के घरों में न्यूज़पेपर नहीं आता होगा, तो उनको तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा ना कि रिसर्च स्टडी में पार्टिसिपेट भी करना है, राइट। नेक्स्ट इज लैक द जनरलाइजेबिलिटी। लैक द जनरलाइजेबिलिटी का मतलब यही है कि जो भी फाइंडिंग्स होंगी, रिसर्च फाइंडिंग्स, वो रिसर्चर होल पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज नहीं कर सकता। उसमें थोड़ा वो कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकता है कि जो भी फाइंडिंग्स हैं वो मैं होल पॉपुलेशन के लिए रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। Next is consecutive sampling technique. The investigator picks up all the available subjects who are meeting the preset exclusion criteria and inclusion criteria. यहाँ पे जो investigator है वो उन सभी available subjects को select कर लेगा, pick up कर लेगा जो एक्सक्लूजन एज वेल एज इंक्लूजन क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। और ये जनरली जो रिसर्चर है वो कब यूज़ करता है, स्मॉल साइज पॉपुलेशन के लिए, जहाँ पे टारगेट पॉपुलेशन बहुत कम है, उनका साइज बहुत ही स्मॉल है, उस टाइम ये कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है।
similar to convenience sampling except that it seek to include all accessible subjects as part of the sample. ये भी as it is वैसे convenience sampling की तरह ही है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है और वो क्या है कि ये जितने भी accessible subjects हैं उन सबको हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना उनको स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं, चाहे वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को मीट करें या फिर वो इंक्लूजन क्राइटेरिया को मीट करें, हम उन सभी सब्जेक्ट्स को ले लेते हैं. This non-probability sampling technique can be considered as the best of all non-probability samples because it includes all the subjects. और इसको सबसे अच्छा माना जाता है non-probability sampling में, क्योंकि इसमें सारे subjects क्या होते हैं, included होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इट मेक्स अ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन. और ये एंटायर पॉपुलेशन को क्या करता है, बेटर रिप्रेजेंट करता है, राइट. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग टेक्निक. सबसे पहले हम एडवांटेजेस के बारे में समझेंगे. सो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, वेरी लिटिल एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर व्हेन परफॉर्मिंग द सैम्पलिंग टेक्निक. और यहाँ पे रिसर्चर को क्या है, कम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं. ये ज़्यादा नॉट एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, एंड नॉट वर्कफोर्स इंटेंसिव. और यहाँ पे क्या है, वर्कफोर्स की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंश्योर मोर रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सेलेक्टेड सैम्पल. क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो भी एक्सेसिबल पॉपुलेशन है उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए जो ये इंटायर पॉपुलेशन को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करती है. नेक्स्ट अब हम डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं, और सबसे पहला है that the researcher has no set plans about the sample size and the sampling schedule. तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे जो रिसर्चर है उसका पहले से कोई प्लान नहीं है कि हमारा कितना सैम्पल साइज होगा. ऑलवेज डज नॉट गारंटी द सिलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल. और ये हमेशा आपको गारंटी नहीं देता है कि जो भी सैम्पल सेलेक्ट हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, टारगेट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Results from the sampling technique can't be used to create conclusions and interpretation pertaining to the entire population. और हम लोग यहाँ पे जो भी और हम यहाँ पे जो सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं वो उससे जो भी कंक्लूजन या इंटरप्रिटेशन निकलता है उसको हम एंटायर पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज नहीं कर पा रहे हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोटा सैम्पलिंग टेक्निक. ठीक है. The researcher ensures equal or proportionate representation of subjects depending on which trait is considered as the basis of the quota. तो यहाँ पे जो researcher होगा वो equal और proportionate representation लेगा subjects का different different quota से, different different subgroup से, जो भी trait उसको चाहिए. ठीक है, जो भी characteristics पे वो research कर रहा है, जो भी characteristics को स्टडी वो कर रहा है उसके बेसिस पे वो क्या कर लेगा, उसको ग्रुप को एक लार्ज पॉपुलेशन को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा. The basis of the quota are usually age, gender, education, race, religion and socioeconomic status. और यहाँ पे जो रिसर्चर है वो लार्ज पॉपुलेशन में से ग्रुप्स में डिवाइड करेगा लार्ज पॉपुलेशन को. वो एज के बेसिस पे कर सकता है, जेंडर के बेसिस पर कर सकता है, एजुकेशन, रेस, रिलीजन और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे कर सकता है. ये सेम स्ट्रैटिफाइड की तरह ही है, बट यहाँ पे क्या होता है कि नॉन रैंडमली हम क्या करते हैं, सैंपल का सिलेक्शन करते हैं डिफरेंट ग्रुप से. वहां पे क्या हो रहा था, स्ट्रैटिफाइड में हम लोग रैंडम मेथड के थ्रू सैंपल का सिलेक्शन करेंगे ग्रुप से, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम नॉन रैंडम मेथड का यूज करेंगे. तो बेसिकली जो कोटा सैम्पलिंग टेक्निक है वो कब यूज की जाती है, जब हमारे पास पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा लार्ज है. ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कोटा सैम्पलिंग टेक्निक का यूज करते हैं. सपोज एक लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है, अब यहाँ पे रिसर्चर को किसी पर्टिकुलर ट्रेट के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है, बट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लार्ज है, तो वो क्या करेगा, उस लार्ज पॉपुलेशन में डिफरेंट डिफरेंट कोटाज में क्या कर देगा, पॉपुलेशन को डिवाइड कर देगा. ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कोटाज हो गए. और ये जैसे कि हेट्रोजीनस ग्रुप है, हेट्रोजीनस मतलब जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं, और वो किस में डिवाइड कर देगा उनको, होमोजीनस में. जो होमोजीनस ग्रुप मतलब जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेम है. अब रिसर्चर क्या करेगा, जब उसने उनको डिफरेंट डिफरेंट कोटा में डिवाइड कर देगा, अब वो क्या करेगा, इक्वल प्रोपोर्शन में क्या कर लेगा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से क्या कर लेगा, सैंपल को सेलेक्ट कर लेगा, और जितना भी उसका सैंपल होगा वो क्या कर लेगा, उसको कलेक्ट कर लेगा डिफरेंट डिफरेंट कोटा से. ठीक है, राइट. तो आपको समझ में आ गया वो कोटा सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है. बस यहाँ पे जब वो सैंपल सिलेक्शन करेगा डिफरेंट मेथड से, तो कौन सी टेक्निक का यूज करेगा, नॉन रैंडम मेथड का. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोटा सैम्पलिंग टेक्निक.
फर्स्ट ये कॉस्ट इफेक्टिव है और टाइम सेविंग है, ठीक है। इट कैन बी क्विकर एंड लेस एक्सपेंसिव देन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स लाइक स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये क्या है, क्विकर है और लेस एक्सपेंसिव है लार्ज पॉपुलेशन के लिए, जहाँ पे रिसर्चर को ज़्यादा टाइम लग सकता था सैम्पल सिलेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैथ टेक्निक क्या बनाती है, बहुत ही ज़्यादा क्विकर होती है और टाइम भी रिसर्चर का बचाती है। Next, a guaranteed representation. Ensure that specific subgroups are represented in the sample, which is useful when those subgroups are critical to the research. So यहाँ पे जो ये टेक्निक है ये गारंटी करती है रिप्रेजेंटेशन को, क्योंकि यहाँ पे रिसर्चर ने क्या किया है, हर एक सब ग्रुप से क्या लिया है, सैंपल लिया है। तो रिसर्चर कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि हाँ, जो भी मेरा सैंपल है वो इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। राइट, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। नेक्स्ट है पोटेंशियल फॉर बायसनेस। यहाँ पे बायसनेस के चांसेस क्यों है, क्योंकि रिसर्चर ने जो सब ग्रुप्स में से सैंपल को लिया है वो कैसे लिया है, नॉन रैंडम मेथड से लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बायसनेस के चांसेस हैं, हो सकता है रिसर्चर क्या किसी को फेवर करे, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को वो कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट को वो फेवर करे। तो यहाँ पे बायसनेस के चांसेस हैं, क्योंकि रिसर्चर नॉन रैंडम मेथड से क्या कर रहा है, सैंपल सिलेक्शन कर रहा है सब ग्रुप से। Right? Next, a limited generalizability. The sample may not accurately represent the entire population if the chosen quota criteria do not capture all relevant characteristics. हो सकता है कि जो रिसर्चर ने जो कोटा बनाया हुआ हो उसमें उसने पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लोगों को नहीं लिया हो, उसमें कोई मिस्टेक हो गई हो, या हो सकता है कि इसीलिए हो सकता है कि वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट ना करे इंटायर पॉपुलेशन को। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है कोटा सैम्पलिंग टेक्निक। अब हम स्टडी करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसे कि हम नेटवर्क सैम्पलिंग भी कहते हैं। Another method of obtaining a convenience sample is through snowball sampling technique. एक दूसरा तरीका है, मेथड है कन्वीनियंटली अपने सैंपल को सिलेक्ट करने का, और वो क्या है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। This term is used to describe a method of sampling that involve the assistance of study subjects to help obtain other potential subjects. ये टर्म इसलिए यूज हुआ है यहाँ पे स्नोबॉल, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्टडी सब्जेक्ट्स है, जो भी सब्जेक्ट्स को हम स्टडी कर रहे हैं वो हमें हेल्प करेंगे, वो रिसर्चर को हेल्प करेंगे दूसरे सब्जेक्ट्स तक पहुंचने में। राइट, सपोज द रिसर्चर वांट टू डिटरमाइन हाउ टू हेल्प पीपल टू स्टॉप सिगरेट स्मोकिंग। सपोज एक रिसर्चर जो है वो लोगों को मदद करना चाहता है कि कैसे हम सिगरेट स्मोकिंग को स्टॉप करें। राइट, तो यहाँ पे रिसर्चर को पता है कि द रिसर्चर माइट नो ऑफ समवन हु हैज बीन सक्सेसफुल इन रीफ्रेनिंग फ्रॉम सिगरेट स्मोकिंग फॉर 10 इयर्स। तो यहाँ पे रिसर्चर को किसी एक पर्सन के बारे में मालूम है कि वो उसने 10 साल से सिगरेट स्मोकिंग को हाथ नहीं लगाया है। राइट, दिस पर्सन इज contacted and asked if he or she knows others who have also been successful। तो यहाँ पे रिसर्चर को पता है कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने सिगरेट स्मोकिंग नहीं किया है पिछले 10 सालों से। तो अब उसने वो क्या किया, उस पर्सन को कांटेक्ट किया और उससे पूछा कि क्या ऐसा कोई और भी है जिसे तुम जानते हो जिसने सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दिया हो। Right? This type of networking is particularly helpful in finding people who are reluctant to make their identity known, such as substance abusers। तो यहाँ पे ये particularly ये snowball sampling वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पे कोई particular individual अपनी सोसाइटी में अपनी आइडेंटिटी को क्या करके रखते हैं, हाइड करके रखते हैं, जैसे कि सब्सटेंस अब्यूजर्स हो गए, ये सेक्स वर्कर्स हो गए, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए क्या की जाती है, ये स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। तो जो यहाँ पे डायग्राम से हम समझते हैं कि स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है। इस एग्जाम्पल को लेके यहाँ पे सपोज रिसर्चर क्या करना चाहता है, एक रिसर्च करना चाहता है, लोगों की मदद करना चाहता है कि कैसे हम स्टॉप करें सिगरेट स्मोकिंग को, ठीक है, कैसे हम मदद करें लोगों को कि वो सिगरेट स्मोकिंग को छोड़ दें। तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि रिसर्चर को पता है कि वो एक इंडिविजुअल को जानता है जो जिसने पास्ट 10 ईयर्स से सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दिया। तो रिसर्चर ने इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कांटेक्ट किया कि क्या वो किसी और को भी जानता है जिसने सिगरेट स्मोकिंग को छोड़ दिया है। तो सपोज इसने 2 लोगों का नाम दिया। अब रिसर्चर ने इनसे इंफॉर्मेशन लिया, फिर उससे रिसर्चर ने कांटेक्ट किया कि क्या वो और 2 लोगों को जानता है। सपोज इसने रिसर्चर को और 2 लोगों के बारे में बताया, ठीक है। तो इसी को हम स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं कि रिसर्चर ने एक को कांटेक्ट किया और उससे अदर सैंपल के बारे में इंफॉर्मेशन ली।
और जब रिसर्चर ने उन्हें कांटेक्ट किया तो उन्होंने उनसे किसी और रिसर्चर से पूछा, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग। सबसे पहला आता है लीनियर स्नोबॉल सैम्पलिंग, वन सब्जेक्ट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जस्ट वन अनदर सब्जेक्ट एंड देन द चेन कंटिन्यूज विद ओनली वन रेफरल फ्रॉम वन सब्जेक्ट। लीनियर का मतलब क्या होता है, सिंगल। तो यहाँ पे क्या है कि एक सब्जेक्ट क्या करेगा, एक ही सब्जेक्ट के बारे में रिसर्चर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सपोज ये एक सब्जेक्ट है, रिसर्चर ने इसे कांटेक्ट किया, इससे डाटा कलेक्ट किया और उससे पूछा कि क्या वो किसी और को जानता है, तो उसने किसी एक का रेफरल दिया, ठीक है। तो ये ऐसे ये कंटिन्यू ये चला जा रहा है ये, तो ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग। द फर्स्ट सब्जेक्ट इज रिक्रूटेड एंड देन ही और शी प्रोवाइड्स मल्टीपल रेफरल्स, ईच न्यू रेफरल देन प्रोवाइड विद मोर डाटा फॉर रेफरल एंड सो ऑन। तो एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो उसने एक को कॉन्टेक्ट किया, उस एक ने रिसर्चर को और दो सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, फिर उन दो सब्जेक्ट्स ने भी रिसर्चर को और दो लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक सब्जेक्ट मल्टीपल रेफरल्स देगा, बट उसके बाद जो भी मल्टीपल रेफरल्स होंगे वो जरूरी नहीं है कि सब रिसर्चर को क्या करें, आगे फर्दर रेफरल दे, ठीक है। एक डायग्राम से हम समझेंगे कि सपोज रिसर्चर ने इस एक इंडिविजुअल को कांटेक्ट किया, इसने उसको दो लोगों के पास भेजा, दो सब्जेक्ट्स के पास भेजा। अब इस रिसर्चर क्या करेगा, उन दोनों से रेफरल नहीं मांगेगा, किसी एक से रेफरल मांगेगा, और उसने रिसर्चर को किसके पास भेजा है, दो लोगों के पास भेजा है। इससे रिसर्चर ने रेफरल नहीं लिया है। फिर सब अगेन यहाँ पे रिसर्चर ने इससे रेफरल लिया है, इससे रेफरल नहीं लिया। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो हम एक क्विक रिवीजन लेंगे इसका। लीनियर में क्या होता है, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट का रेफरल देगा, मतलब एक से ज्यादा रेफरल नहीं देगा। एक्सपोनेंशियल मतलब हर कोई यहाँ पे सब्जेक्ट क्या कर दे रहा है, किसी ना किसी का रेफरल दे रहा है। बट एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे एक सब्जेक्ट ने दो लोगों का भेजा, अब कोई जरूरी नहीं है कि वो रिसर्चर को आगे सब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे, या रिसर्चर क्या करेगा यहाँ पे एक इंडिविजुअल से पूछेगा, राइट। तो इस डायग्राम से आप समझ गए होंगे कि स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है कि सपोज ये एक इंडिविजुअल है, इसने दो लोगों के पास भेजा, फिर इन दो लोगों ने इनके पास भेजा, फिर इसने फर्दर, ठीक है। तो ये उस पॉपुलेशन के लिए यूज किया जाता है जहाँ पे सब्जेक्ट्स तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है, या वो लोग जो अपने आप को हाइड करके रखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जीनियोलॉजी सैम्पलिंग, ठीक है। इन दिस मेथड ऑल द मेंबर्स ऑफ एंटायर फैमिलीज आर सेलेक्टेड रादर देन सेलेक्टिंग द डिफरेंट हाउस होल्ड्स इन द विलेजेस और एरिया। तो इन जीनियोलॉजी सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम एक एंटायर फैमिली को रिसर्चर सेलेक्ट करता है, बजाय कि वो डिफरेंट डिफरेंट हाउस होल्ड्स में के लोगों को क्या ले, एज अ सैंपल ले। तो यहाँ पे रिसर्चर क्या करेगा, एक ही फैमिली के लोगों पे क्या करता है, रिसर्च करता है। The genealogy sampling begins with identifying a first participant who is convinced to participate in the study, and then further he referred to close relatives of his family who even may be living in other areas of village। तो यहाँ पे क्या करेगा, रिसर्चर किसी पर्टिकुलर एक पार्टिसिपेंट के पास पहुंचेगा, उसको कन्विंस करेगा रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए, और देन वो जो इंडिविजुअल रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हुआ है, कन्विंस हुआ है, देन जो सब देन वो जो रिसर्चर है वो क्या करेगा, उसके क्लोज रिलेटिव से क्या लेगा, इंफॉर्मेशन लेगा, जो कि हो सकता है कि उसके घर में रहते हो या फिर विलेज के किसी अदर एरिया में रहते हो। This technique is primarily used in rural population and frequently used in genetic study। और ये कहाँ यूज की जाती है, कौन से एरिया में यूज की जाती है, ये जेनेटिक पर्पस के लिए जीनोलॉजी सैम्पलिंग का यूज किया जाता है, राइट। नाम से ही पता चल रहा है जीन, राइट। यहाँ पे किसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जीन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। लॉजी मतलब स्टडी, और यहाँ पे एक वर्ड आया है जीन, मतलब यहाँ पे जब हम जीन के बारे में स्टडी कर रहे हैं देन हम जीनोलॉजी सैम्पलिंग टेक्निक का यूज करते हैं। जीनोलॉजी सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर इंटायर फैमिली के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, बजाय कि हम अलग 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 फैमिलीज के बारे में क्या करें, स्टडी करें। अब हम एक क्विक रिविजन लेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का। सो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। सबसे पहला हमारा था पर्पजिव, ठीक है। तो पर्पजिव में क्या होता है कि हमारे रिसर्चर एक पर्टिकुलर पर्पस देख के क्या करता है, अपना सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करता है। ये पर्टिकुलरली स्मॉल साइज पॉपुलेशन के लिए क्या होता है, यूज होता है। नेक्स्ट आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो
उन लोगों को सेलेक्ट करता है जो क्या करते हैं उसके नियर बाय में है, ठीक है, जिनसे डेटा कलेक्ट करना उसके लिए ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट आता है वॉलंटियर सैम्पलिंग। वॉलंटियर सैम्पलिंग में क्या होता है, रिसर्चर जो है एक मास मीडिया का हेल्प लेगा और टारगेट पॉपुलेशन को इन्फॉर्म करेगा रिसर्च स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए। जो भी इंटरेस्टेड होगा वो क्या करेगा, रिसर्चर को कॉन्टेक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है, रिसर्चर पूरी एक्सेसिबल पॉपुलेशन को क्या कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है, चाहे वो इंक्लूजन क्राइटेरिया को मीट करी हो या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को मीट करी हो। नेक्स्ट आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या करेगा रिसर्चर, ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए यूज होता है और यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है कि एक लार्ज पॉपुलेशन को डिवाइड कर देता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में और उसमें से फिर सैंपल सिलेक्शन करता है। नेक्स्ट आता है स्नोबॉल। स्नोबॉल में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट क्या करेगा, दूसरे के पास रेफरल भेजेगा, दूसरा तीसरे के पास रेफरल भेजेगा। नेक्स्ट जिनोलॉजी। जिनोलॉजी में हम किसी इंटायर फैमिली के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, राइट। सो ये 7 टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स ऑल अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो माई नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।